28 सितंबर 2022 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया और उसके ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। एनआईए, ईडी, एटीएस और राज्यों के पुलिस का कहना है कि पीएफआई जैसे संगठन कट्टरपंथी संगठन हैं और ये देश में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई संगठन हैं जो देश विरोधी कामों में लिप्त हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ऐसे संगठन आखिर कब से एक्टिव हुए हैं और इनका मकसद क्या है। पहले भी कई संगठनों को बैन किया जा चुका है, लेकिन हर बार एक नया संगठन सामने आ जाता है। इस स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन कब से देश में सक्रिय हुए हैं और इनका मकसद क्या है, और हर बार बैन होने के बाद भी ये कैसे अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पीएफआई की स्थापना 2006 में केरल में हुई थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ये देखा गया कि दक्षिण भारत में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों का उदय ज्यादा हुआ है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ऐसे कई देश हैं जो कट्टर इस्लाम के प्रभाव को फैलाने के फंड देते हैं। खाड़ी देशों में इस तरह के ज्यादातर संस्थान हैं। वहां करीब 85 लाख भारतीय रहते हैं। हर साल खाड़ी देशों को जाने वाले भारतीयों में से करीब 30% केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जाते हैं। धीरे धीरे वे कट्टर इस्लाम के प्रभाव में आ जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में दूसरे राज्यों की तुलना में साक्षरता वहां ज्यादा है। वे पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं, जिसके चलते वे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए कट्टरपंथियों के प्रोपेगेंडा को आसानी से आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि पीएफआई ये कोई पहला संगठन नहीं है जिस पर बैन लगा हुआ है। इससे पहले भी दक्षिण भारतीय राज्यों में कई कट्टरपंथी संगठनों पर बैन लग चुका है, लेकिन हर बार ये नाम बदलकर अस्तित्व में आ जाते हैं और काम वही करते हैं। ऐसे कट्टरपंथी संगठनों की एक लंबी फहरिस्त है। चलिए आपको एक एक करके उनके बारे में बता देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है अल उम्माह का। 1993 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के एक साल बाद तमिलनाडु में बना अल उम्माह 1998 में आतंकी गतिविधियों के लिए बैन हो गया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया 1997 में बना तो अलीगढ़ यूपी में, लेकिन इसे अपना प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत को बनाया। सिमी पर 2001 में आतंकी गतिविधियों के लिए बैन लगा दिया गया। इंडियन मुजाहिदीन, इस संगठन को सिमी का शाखा माना जाता है। इंडियन मुजाहिदीन को 2010 में यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी केएफडी को सिमी की ही ब्रांच माना जाता है। इसने 2006 में पीएफआई में अपना विलय कर लिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 2006 में केरल में बना मुस्लिम संगठन पीएफआई 1993 में बने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ का ही मॉडर्न वर्जन है। पीएफआई पर दक्षिण भारत में आरएसएस के कम से कम 30 बड़े नेताओं की हत्या के आरोप हैं, जिसे केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। मनीता नीति पसराई, 2001 में तमिलनाडु में मनीता नीति पसराई नामक मुस्लिम संगठन बना। संगठन पर बाबरी मस्जिद और गोधरा दंगे की तस्वीरें दिखाकर लोगों को भड़काने का आरोप था। 2007 से यह संगठन पीएफआई के बैनर तले काम कर रहा है। इस्लामिक स्टेट, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने भारत में अपने प्रचार के लिए दक्षिण भारत को चुना। आईएस ने दक्षिणी राज्यों में कई ग्रुपों को स्लीपर सेल के जरिए इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। एनआईए के मुताबिक आईएस ज्वाइन करने के लिए भारत से सीरिया जाने का दावा करने वालों में 50% दक्षिण भारत से हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन अस्तित्व में आए हैं, उन सब का दक्षिण भारत से ही संबंध रहा है। और जब भी ये भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित हुए हैं, तो अपना नाम बदलकर दूसरे संगठन के तौर पर काम वही किया है। इसलिए पीएफआई के साथ उसके सहयोगी 8 संगठनों को भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है।